राधे राधे दोस्तों। मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम रीट मेंस के अकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर एक चैप्टर को मेंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आज की क्लास आपकी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी और हर एक चीज आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हर एक चीज आप लोगों के लिए नई है, क्योंकि हम काफी सारी चीजें हैं जो मेंस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, बहुत सारी चीजें हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में मेंस के अकॉर्डिंग पूछी गई थी, और वो सच में ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने ना कभी पढ़े हैं और आप ना पढ़कर भी नहीं गए होंगे। जिन लोगों ने लास्ट ईयर का मेंस दिया था और वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, उन लोगों को इस चीज का जरूर से पता होगा कि क्या क्या चीजें थी जो उन लोगों की मिस हो गई थी। देखिए साथियों, आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र से एक काफी अच्छा क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम जो हुआ था रीट का 2023 में, उसमें काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। और ये शायद मेरी शिफ्ट में मेरी शिफ्ट में ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था बायोलॉजी का। और चैप्टर जो मैथ और साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लास्ट क्वेश्चन ही यही था। जब मैं पेपर दे रहा था तब मैंने भी एक बार के लिए सोचा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मुझे दो ऑप्शन थे जो मुझे आते थे, इस वजह से क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया था। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपसे उत्सर्जन तंत्र से पूछा गया है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन था जिसमें एक तरफ जंतुओं के नाम लिखे गए थे, दूसरी तरफ उनके उत्सर्जी अंगों के नाम लिखे गए थे। हम जनरली जब पढ़कर जाते हैं तब हमारे मानव से संबंधित जो चीजें हैं, जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, जिसमें हम जितनी भी चीजें हैं, नेफ्रॉन है, जो उत्सर्जी जितना भी अंग है, इसके एनाटॉमी है, बाकी सब कुछ पढ़ के जाते हैं। लेकिन पूछ लिया क्या, उत्सर्जी अंग जीवों के पूछ लिए। अब हमें हमारा हमारा तो पता है, हम इतना तो पढ़कर चले गए, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे 12th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है, एनसीईआरटी से लिया हुआ ही क्वेश्चन है, और काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए साथियों, मैं आपसे कई बार बोलता हूँ कि चीजों को बिल्कुल डीपली पढ़नी है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम चीजों को उतने ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है जो आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज की क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे। और इसी क्वेश्चन का नहीं, आप जितने भी क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस शीट करते हैं या फिर आप कुछ भी करते हैं, उन क्वेश्चनों के सारे क्वेश्चनों के आप आंसर दे पाएंगे, इस चीज का विश्वास मान के चलेगा। तो एक बार आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जिसमें जंतुओं के नाम लिखे गए हैं, एक तरफ उनके उत्सर्जी अंगों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें प्लेन एरिया, केचुआ, कॉकरोच और पोन के बारे में, और उधर 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। आपको क्या करना था कि सही सही का मिलान करना था। अब हम मैं इस क्वेश्चन को एक बार के लिए साफ कर देता हूँ, इसके बाद हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, ताकि आप लोगों को चीजें एक एक से समझ में आए। देखिए साथियों, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों, जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मेरा मकसद होता है कि आपको चैप्टर की भूमिका अच्छे से समझ आनी चाहिए, तभी जाके आप लोगों को आगे का पूरा चैप्टर समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जब जब तक आपको पता नहीं होगा कि उत्सर्जन है क्या, तो उत्सर्जन के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्सर्जन है क्या और क्या क्या चीजें उत्सर्जन के माध्यम से होती है। अब देखिए, उत्सर्जन क्या है, कि उत्सर्जन है शरीर से बाहर निकालना, ठीक है, अपशिष्ट को बाहर निकालना। अपशिष्ट को बाहर निकालना ही क्या है, उत्सर्जन है। अपशिष्ट को बाहर निकालना, ठीक है, अपशिष्ट को बाहर निकालना। यदि उत्सर्जन की मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, जो प्रॉपर डेफिनेशन यदि आपको बताऊं, कि शरीर में होने वाली सभी उपपची प्रक्रियाओं को के दौरान बनने वाले नाइट्रोजन अपशिष्ट को, लेकिन हम नाइट्रोजन अपशिष्ट की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है, उत्सर्जन है, जिसके लिए हम किडनी का यूज करते हैं। उसकी यदि डेफिनेशन बात करूं तो उसके माध्यम से उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो डेफिनेशन ये होगी। लेकिन अपशिष्ट तो हमारे शरीर से और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे शरीर में वाटर भी एक अपशिष्ट है, इसको भी हम बाहर निकालते हैं, पसीनों के माध्यम से बाहर निकालते हैं, टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकालते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है, सोडियम को बाहर निकालते हैं, पोटेशियम को बाहर निकालते हैं, ये भी सारे अपशिष्ट है, इनको भी शरीर से हम बाहर निकालते हैं। तो क्या किडनी ही हमारा उत्सर्जन तंत्र है? जो उत्सर्जी अंग है वो क्या किडनी है क्या?
नहीं, हमारे शरीर के अंदर यदि आप वाटर को यदि बाहर निकाल रहे हैं तो वाटर अब आपकी किससे बाहर निकल रहा है, कि स्किन से भी बाहर निकलता है, त्वचा। तो यदि आपसे एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप कि मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है, और यदि आपके ऑप्शन में त्वचा है, क्या है, त्वचा, तो आपको किस पे टिक करना है, त्वचा पे टिक करना है, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग तो त्वचा ही है, जिसके माध्यम से हम पसीने को बाहर निकालते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं, और भी बहुत सारे अपशिष्ट हैं जो हमारे स्किन के माध्यम से क्या निकलते हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब CO2 हम किसके माध्यम से बाहर निकालते हैं, फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो फेफड़े भी क्या है, हमारे उत्सर्जी अंगों में शामिल है। उत्सर्जी अंग में यदि बात करूं, किडनी भी हमारे उत्सर्जी अंगों में शामिल है। तो उत्सर्जी अंग ऐसे बहुत सारे, लेकिन उत्सर्जन तंत्र के यदि मैं बात करूं, उत्सर्जन तंत्र के हिसाब से यदि बात की जाए तो हम किडनी का यूज करते हैं, इसके माध्यम से हम हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन अपशिष्ट को यदि हम बाहर कर निकालना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, किडनी का यूज करना पड़ेगा। देखिए, उत्सर्जन की यदि मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन को एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। शरीर में होने वाली उपापचयी प्रक्रियाओं के दौरान बनने वाले नाइट्रोजन अपशिष्ट को, ये चीज ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन अपशिष्ट को बाहर निकालना, शरीर में उपापचयी प्रक्रियाओं के दौरान बनने वाले नाइट्रोजन अपशिष्ट को। अब देखिए, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि उपापचयी प्रक्रिया क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है, अभी आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा अच्छे से कि नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है, उपापचयी प्रक्रियाएं क्या है, और ये बनता कैसे है। इन सारी चीजों को हम समझने की, एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत ना हो। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, नाइट्रोजन अपशिष्ट की यदि मैं पहले आपसे बात कर लेता हूं तो नाइट्रोजन अपशिष्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए, नाइट्रोजन अपशिष्ट में जैसे अमोनिया आ गया, अमोनिया, ठीक है, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, ये क्या है, नाइट्रोजन अपशिष्ट है। ठीक है, और भी अपशिष्ट कौन कौन से हैं, जैसे जल हो गया, ठीक है, CO2 जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है, और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे क्या है, नाइट्रोजन अपशिष्ट है। ये क्या है, नाइट्रोजन अपशिष्ट है। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन कौन से हो गए, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये सारे क्या है, नाइट्रोजन अपशिष्ट है। यदि मैं टॉक्सिसिटी की बात करूं, यदि विषाक्तता की बात करूं कि इनमें सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन है, सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन है, यदि आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाए कि सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा है, ठीक है, तो इसको मैं एक बार के लिए साफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। यदि टॉक्सिसिटी की यदि हम बात करें कि इनमें सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन है, तो सबसे ज्यादा हार्मफुल है वो अमोनिया है, ठीक है, उसके बाद यूरिया है, और यूरिया के बाद यूरिक एसिड है, ठीक है, तो ये टॉक्सिसिटी हो गया, विषाक्तता सीक्वेंस, ठीक है, यदि सबसे ज्यादा हार्मफुल है तो वो कौन है, अमोनिया है, जिसके बाद यूरिया है, यूरिया के बाद यूरिक एसिड है। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है। अब आप लोगों को समझना है कि उपापचयी प्रक्रियाएं क्या है, उपापचयी प्रक्रियाएं क्या है। तो उपापचयी प्रक्रिया को समझेंगे, इसके लिए मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं। उपापचयी प्रक्रियाएं क्या है, उपापचयी प्रक्रिया, ठीक है, उपापचयी प्रक्रिया है जीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया, जीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, ये उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। उपापचयी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। नंबर एक, उपचयी अभिक्रिया, एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, और एक होती है अपचयी अभिक्रिया, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। एक तो होती है उपचयी अभिक्रिया और एक होती है अपचयी अभिक्रिया। एक को बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये होती क्या है, ये आप लोगों को समझना है। उपचयी अभिक्रिया क्या है, उपचयी अभिक्रिया है कि यदि ग्लूकोज है, ठीक है, क्या है, ग्लूकोज, ये दोनों को मैं एक साथ समझा देता हूँ, ठीक है, तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा।
यदि हम ग्लूकोज को, ठीक है, हमारे पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऐसे बहुत सारे अणु हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जैसे हम जो भी खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमारा जो ग्लूकोज है उससे क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को श्वसन तंत्र के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि एटीपी के अंदर ग्लूकोज से ऊर्जा किस प्रकार से बनती है। जब आप श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन किस प्रकार से और किस फॉर्म में और किस तरीके से बनता है, ठीक है। इससे पहले ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल के माध्यम से क्या कहते हैं जो ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज से यदि ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ठीक है, यदि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में किसके अब ये ग्लाइकोजन होगा वो किसमें जाके स्टोर होगा, यकृत में, हमारी पेशियों में जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो ये कहाँ जाकर बनता है, यकृत या पेशियों में, ठीक है। ये यकृत या पेशियों में जाकर क्या हो रहा है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन। और यदि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है तो उसको ही बोलते हैं क्या, उपचयी अभिक्रिया, उपचयी अभिक्रिया, ठीक है। ये मुझे लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ग्लूकोज से यदि ग्लाइकोजन बन रहा है तो उसको बोलेंगे उपचयी अभिक्रिया। यदि ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम अपचयी अभिक्रिया। उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयी अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, जो उपपची प्रक्रिया है ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है उपचयी, एक होती है अपचयी। अब ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, यकृत में या हमारी पेशियों के अंदर जाकर स्टोर होता है, क्योंकि यकृत में ही आपका जो ग्लाइकोजन है, जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो किसमें जाके स्टोर हो रहा है, यकृत के अंदर जाकर स्टोर हो रहा है। किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। लेकिन जब हम काफी समय तक खाना नहीं खाते हैं, तो जब हमारे शरीर को वापस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो ग्लाइकोजन वापस टूट करके ग्लूकोज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, वापस ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है, ठीक है। तो फिर ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज किसमें बदल गया वापस, सॉरी, ग्लाइकोजन किसमें बदल गया, ग्लूकोज के अंदर बदल, उसको ही क्या बोलेंगे, अपचयी अभिक्रिया। तो मुझे लगता है कि उपपची प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी के माध्यम से हमारे जो भी नाइट्रोजन है, जो भी हमने ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज के अंदर जो भी नाइट्रोजन है, ठीक है, जो भी नाइट्रोजन हमने खाया वो क्या होगा, अब हमें बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, किडनी है। क्या है, और किडनी है। जितना भी हमने ब्लड के अंदर जो भी हमारा अपशिष्ट है उसको हम किसके माध्यम से बाहर निकालते हैं, किडनी के माध्यम से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को दोनों चीज समझ में आ गई होगी कि एक तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, नंबर एक बात, आप लोगों को नाइट्रोजन अपशिष्ट के ध्यान रखने, नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन से, दूसरा ये उपापचयी अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए कि अब देखिए हमने सीक्वेंस की बात करी कि सबसे ज्यादा कौन सा हार्मफुल है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको अमोनिया है, उसके बाद यूरिया है, यूरिया के बाद यूरिक एसिड है। अब देखिए ऐसे जीव, ठीक है, अब देखिए तीन टर्म्स में आप लोगों के सामने लिख रहा हूं जो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे जीव है जो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं, हम तो अमोनिया उत्सर्जन करते नहीं है। यदि हम क्योंकि हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यदि हम अमोनिया उत्सर्जन करने लगे तो हमें तो हमारा जो टॉयलेट होगा वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते यदि हम अमोनिया उत्सर्जन करने लगे। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं, उनको बोलते हैं अमीनोत्सर्जी, ठीक है। कुछ जीव हैं जो यूरियोत्सर्जी, जो यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जीव हैं जो यूरिक एसिड को, तो उनको बोलते हैं यूरिकोत्सर्जी, ठीक है। संधि विच्छेद करेंगे तो आप अमीना, सॉरी, अमीनो, ठीक है, प्लस उत्सर्जी तो अमीनोत्सर्जी, ठीक है। और दूसरा यूरिया प्लस उत्सर्जी, और तीसरा यूरिक प्लस उत्सर्जी। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो जीव अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं वो होंगे अमीनोत्सर्जी, जो जीव यूरिया को उत्सर्जित करते हैं वो होंगे यूरिया सर्जी, और जो जीव यूरिक एसिड को उत्सर्जित करते हैं वो यूरियो सर्जी होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं एक की डेफिनेशन लिख देता हूँ, बाकी आप लोगों को सेम डेफिनेशन है ना। ऐसे जीव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में, नाइट्रोजन अपशिष्ट के
रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। देखिए ये जो आप लोगों को डेफिनेशन है ना, तो ये मैं तीनों टर्म्स आप लोगों को बताइए कि आपके एग्जाम में इससे संबंधित एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, ना कि आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, इसलिए डेफिनेशन ज्यादा काम की नहीं है। ठीक है, जो अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं, जो यूरिया को उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, यूरिया को उत्सर्जन करते हैं और जो यूरिक एसिड को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन आप लोगों को एज इट इज एकदम इस तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए इनके उदाहरण की बात करें। अब देखिए अमोनिया जो होता है ना, वो वाटर में सबसे ज्यादा घुलनशील होता है। जल में क्या है, इसकी घुलनशीलता अधिक होती है। ठीक है, तो ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं, ठीक है, ज्यादा घुलनशील है पानी के अंदर, तो जो जीव बिल्कुल पानी पानी में रहते हैं वो जीव ही अमोनिया को उत्सर्जित कर सकते हैं। हम तो उत्सर्जन कर नहीं सकते क्योंकि हम तो धरती पर रहते हैं। तो ऐसे कौन से जीव आएंगे तो स्वच्छ जल में रहते हैं, स्वच्छ जल में रहने वाले जीव। ठीक है, तो स्वच्छ जल में रहने वाली जीव, जैसे मैं एग्जांपल की यदि मैं बात कर लूँ तो जैसे मछली आ गई। ठीक है, अब यूरिया सर्जी है, यूरिया सर्जी में आएंगे जो यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, जो समुद्र में रहने वाले जीवों में आ जाएंगे एक तो। ठीक है, जो समुद्र में रहते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव। ठीक है, मनुष्य आ जाएगा, हम भी यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, मेंढक आ जाएगा। और यदि मछली की बात करूं तो मछलियां भी जो है समुद्र में रहती हैं, तो मछली भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी, क्योंकि समुद्र में रहने वाले जीवों में इसमें यूरिया सर्जी होते हैं, तो समुद्र में रहते हैं। तो ऐसे जीव जो समुद्र में रहते हैं, ठीक है, तो जो किसको उत्सर्जित करते हैं, यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। हम भी यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, मनुष्य भी यूरियोत्सर्जी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य किस प्रकार का जीव है, तो यूरियोत्सर्जी है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए यूरिक एसिड है, देखिए यूरिक एसिड जो होता है ना, ये पक्षी और जो सरीसृप है, जो बहुत इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है वो बिल्कुल एकदम एसिड फॉर्म में होता है, और इसमें बिल्कुल जो पानी है उसकी मात्रा बिल्कुल कम होती है। ठीक है, जितने भी जो पक्षी हैं, ठीक है, जितने भी जो पक्षी हैं, ठीक है, सरीसृप है, ठीक है, और जो कॉकरोच है, ये सब जो जीव हैं, ठीक है, ये किसको सर्जित करते हैं, यूरिक को सर्जी होते हैं। कौन से उत्सर्जी होते हैं, यूरिक को सर्जी होते हैं। जो पक्षी है, सरीसृप है, कॉकरोच है, ये सारे जीव किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। समुद्र में रहने वाले जीव हैं, मनुष्य हैं, मेंढक है, मछली है, ये सब किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। स्वच्छ जल में रहने वाले जीव है, वो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारे शरीर के अंदर, ये चीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया तो हमारे शरीर के अंदर भी होता है। ठीक है, अमोनिया तो हमारे शरीर के अंदर भी होता है, लेकिन अमोनिया को यकृत के माध्यम से, ठीक है, यकृत के माध्यम से किस में बदल दिया जाता है, यूरिया में बदल दिया जाता है। हमारे शरीर में भी अमोनिया होता है, ठीक है, लेकिन अमोनिया को यकृत के माध्यम से किसमें बदल दिया जाता है, यूरिया में बदल दिया जाता है, और फिर हम उसी यूरिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और इसके लिए किडनी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह जो अमोनिया है, इसको यूरिया में किडनी के माध्यम से नहीं बदला जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि इसमें किडनी का क्या है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, अमोनिया हमारे शरीर के अंदर है, वो किसमें बदल बदल दिया है, यूरिया के अंदर बदल दिया है। इसलिए ही मैंने आप लोगों को जो यूरियोसर्जी है, ठीक है, जिसमें जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उसमें किसका एग्जाम्पल लिखा है, मनुष्य का एग्जाम्पल लिखा है। क्योंकि हमारा जो यूरिया है, सॉरी, जो हमारा जो अमोनिया है, वो किसमें बदल गया, यूरिया के अंदर बदल गया। इसलिए इस चीज का भी आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमारा जो यूरिया है वो किसके, सॉरी, अमोनिया है, वो किसमें बदल गया, यूरिया के अंदर बदल चुका है। अब देखिए यदि मैं बात करूं आपसे कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा यदि यूरिया होगा, ठीक है, तो वो किसके अंदर होगा, यकृत के अंदर होगा, और यकृत में भी यकृत सिरा के अंदर होगा। ठीक है, तो ये चीज एक पॉइंट है, वो आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा कि यूरिया सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें। ठीक है, लेकिन एक लाइन है, वो यकृत हम जब पढ़ेंगे तब और भी अच्छे से देख लेंगे। लेकिन अभी एक लाइन लिख लीजिए कि अमोनिया की सर्वाधिक मात्रा, ठीक है, वो किसमें होगी, यकृत सिरा में, यकृत सिरा, इसको बोलते हैं हम हेप्टिक वेन। ठीक है, हेप्टिक वेन। यार यदि कम की पूछ ली जाए, ठीक है, तो मिनिमम, ठीक है, कम किसमें होगी, वक्र सिरा में, वक्र सिरा।
रेनल वैन। ठीक है, यदि ये दोनों चीज आप लोगों से पूछ ली जाए कि अमोनिया की सर्वाधिक मात्रा किसके अंदर है, तो वो किसके अंदर होगी? यकृत शिरा में, क्योंकि अमोनिया तो बनी आ रहा है ना। तो हमारे शरीर के अंदर यदि बात करें, बॉडी के अंदर बात करें, और यदि मिनिमम पूछ ली जाए, कम मात्रा किसके अंदर होगी? वक्र शिरा के अंदर होगी, रेनल वेन के अंदर होगी। वो आप लोगों को बाद में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो काम है ना, उत्सर्जन तंत्र में, कि उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या है, हम पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, कि उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का एक कार्य तो मैंने आप लोगों को बातों ही बातों में बता दिया। यदि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या है, कि हमारे शरीर के अंदर से वेस्ट को बाहर निकालना। जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तब एक कार्य कंप्लीट हो चुका था कि नाइट्रोजन या अपशिष्ट को क्या करना? बाहर निकालना। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा कार्य क्या है? ठीक है, हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र का एक कार्य क्या है? नाइट्रोजन अपशिष्ट को बाहर निकालना। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है? परासरण और नियमन। परासरण और नियमन। अब ये परासरण और नियमन होता क्या है, इसको भी हम समझ लेंगे कि परासरण और नियमन क्या है। हमारे शरीर के अंदर देखिए, ब्लड के अंदर बहुत सारे, ब्लड के अंदर हमारे वाटर होता है 80%, लगभग हमारे 90% है जो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है? वाटर है। ठीक है, जल होता है। 90% हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, क्योंकि लगभग 55% हिस्सा है वो प्लाज्मा का है, और 45% है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रेड सेल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर 55% हिस्सा किसका है? प्लाज्मा का है। प्लाज्मा में भी 90% हिस्सा किसका है? वाटर का है। ठीक है, तो अब हमारे शरीर में, ठीक है, रक्त में परासरण और नियमन क्या है कि रक्त में ठीक है, वाटर, जल व आयंस। ठीक है, रक्त में आयंस की मात्रा को, ठीक है, आयंस की मात्रा को बैलेंस्ड रखना। बैलेंस रखना। रक्त, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर आयंस है। ठीक है, जिसके अंदर जब हम हेनले लूप के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो शरीर में जो स्तर है, ठीक है, जो परासरण और नियमन का किस प्रकार से क्या कहते हैं, जो बैलेंस चीजों को रखी जाती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि रक्त में वाटर, ठीक है, जल एवं आयंस की मात्रा को क्या करना? बैलेंस्ड रखना। ही क्या है? परासरण और नियमन है। ठीक है, ये भी कार्य कौन करता है? हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग करता है, और उत्सर्जी अंग कौन है? हमारा किडनी। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारे शरीर में उत्सर्जन अंग का कार्य क्या है। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि उत्सर्जन अंग करता क्या है। अब देखिए साथियों, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग जीवों में, हम मानव पर आएंगे, लेकिन मानव से पहले हम कुछ जीवों के उत्सर्जी अंगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। मानव का तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे जीव हैं जो अलग अलग प्रकार के इस धरती पर जीव पाए जाते हैं। उनमें कुछ जीव हैं जो अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग रखते हैं। तो उनके उत्सर्जी अंगों के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरफ में जीव लिखूंगा, ठीक है, दूसरी तरफ मैं लिखूंगा उनके उत्सर्जी अंग। और इस चीज को पढ़ने के बाद, ठीक है, ये चीज आप समझने के बाद, इस चीज को याद करने के बाद, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब क्लास स्टार्ट की थी उस समय जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाया था, वो क्वेश्चन को आप, गारंटी से कहता हूँ, उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से और बहुत स्मार्टली उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस चीज का आप विश्वास रखिए। ठीक है, जीवों में यदि मैं बात करूं तो हम संघ की बात करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो संघ होते हैं जिनके अनेक प्रकार के जीव आते हैं, और उनके एग्जाम्पल भी हम समझ लेंगे। एनसीईआरटी से जो भी चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। देखिए, संघ पोरीफेरा, ठीक है, संघ सिलेंट्रेटा, और संघ टीनोफोर। ये जो संघ है, ठीक है, इनके अंदर सरल विसरण विधि के माध्यम से क्या होता है? सरल शरीर की सतह पर सरल विसरण विधि के माध्यम से क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, सरल विसरण विधि के माध्यम से, सरल विसरण विधि द्वारा उत्सर्जन। सरल विसरण विधि द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। संघ पोरीफेरा, संघ सिलेंट्रेटा और संघ टीनोफोर में क्या होता है? सरल विसरण विधि द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसके बाद नेक्स्ट
ये तो हमने एक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जिसके बाद नेक्स्ट देखिए संघ प्लेंटे हेलमिंथिस। हेलमिंथिस, ठीक है। जिसके अंदर मैं बात करूं तो पैसे प्लेंटे हेलमिंथिस, ठीक है, और पैसे ही प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है। तो संघ जो संघ प्लेंटे हेलमिंथिस है उसके अंदर प्लेनेरिया है, उसके अंदर किसके माध्यम से उसका उत्सर्जी अंग क्या है, ठीक है। तो उसका उत्सर्जी अंग है प्रोटोनेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। या आप इसे, या इसमें आप बोल सकते हैं या ज्वाला कोशिकाएं, या क्या होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं। अब देखिए कुछ साथी होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ चुका है, तो हमें इसे वापस पढ़ने की क्या जरूरत है। एक सिंगल टर्म्स में भी तो पूछा जा सकता है कि प्लेन एरिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो इसलिए आप चीज़ों को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है वो वापस से नहीं पूछा जाएगा। तो चीज़ों को एक एक समझने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। कई बार हमारे दिमाग में छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो प्लेन एरिया में जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं, वो क्या होती हैं, उत्सर्जी अंग होती है। अब जो प्लेन एरिया है, ठीक है, जिसमें ज्वाला कोशिकाएं, तो कुछ इस प्रकार का जो जीव होता है ना, इसमें कुछ इस प्रकार से ये ज्वाला कोशिकाएं होती हैं और यहाँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, प्लेन एरिया कुछ इस प्रकार का जीव होता है जिसमें ये ज्वाला कोशिकाओं की तरह ये इसका उत्सर्जी अंग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी चीज होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो ज्वाला कोशिकाएं क्या है, इसका एक अलग से नाम है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है, या ज्वाला कोशिकाएं भी आप इसे बोल सकते हैं। तो प्लेन एरिया के अंदर उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, ज्वाला कोशिकाएं होती है। नंबर 3 की मैं आपसे बात करूं, संघ एसके हेलमिंथिस, ठीक है, इसके अंदर जो उत्सर्जी अंग होगा वो होगा रेनेट कोशिकाएं, रेनेट कोशिकाएं, ठीक है। ये क्या होंगी, रेनेट कोशिकाएं। इसके अंदर क्या होती है, उत्सर्जी अंग होती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ठीक है, यहाँ पर एक, ये इधर की साइड एक होती है रेनेट कोशिकाएं, ठीक है। इस तरीके से रेनेट कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरीके से संघ एसके हेलमिंथिस के अंदर जो रेनेट कोशिकाएं हैं उसके माध्यम से क्या होता है, उत्सर्जन होता है। देखिए ये चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप लोग इस चीजों को एग्जाम में कर पाओगे। और ये सिर्फ एनसीईआरटी में लिखी हुई चीजें हैं, तो मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक बार अच्छे से लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाए। एनसीईआरटी में आप 12th क्लास की जाके देख भी सकते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर चीजें लिखी हुई हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए अब आगे हम बात करते हैं। तो नंबर 3 की यदि मैं बात करूं आपसे, 4 की, संघ एनिलिडा, संघ एनिलिडा, ठीक है। संघ एनिलिडा के अंदर यदि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में आ जाएगा केंचुआ, ठीक है। जिसके अंदर जो उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रिडिया, इसको आप वक्रक बोल सकते हैं, नेफ्रिडिया, ठीक है, नेफ्रिडिया, जिसको आप बोल सकते हैं वक्रक, ठीक है। जो किसके अंदर होता है, संघ एनिलिडा में केंचुए के अंदर क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है वो वक्रक होता है। अब हम संघ ऑर्थोपोडा की बात कर लेते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। संघ ऑर्थोपोडा, ठीक है। संघ ऑर्थोपोडा में यदि मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो मैं आपसे बात करूंगा कॉकरोच की, ठीक है, मकड़ी की, और एक मैं आपसे बात करूंगा झिंग की, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं प्रॉन्स, प्रॉन, ठीक है। तो इन तीनों की मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए जो कॉकरोच होता है, क्या होता है, कॉकरोच, उसमें होती है मालपीगी कोशिकाएं,
कॉकरोच में क्या होती है, मालपीगी कोशिकाएं। जो उत्सर्जी अंग होता है वो कॉकरोच में होता है मालपीगी कोशिकाएं, मालपीगी कोशिकाएं। इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा कि मालपीगी कोशिकाएं किसके अंदर होती है, कॉकरोच के अंदर होती है। अब मकड़ी के अंदर जो ग्रंथि होती है, जो उत्सर्जी अंग होता है, होती है कोक्सल ग्रंथि, हरित ग्रंथि या कोक्सल ग्रंथि आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है, कोक्सल कोक्सल ग्रंथि, ठीक है, या इसे हरित ग्रंथि बोल सकते हैं, हरित ग्रंथि। और जो झींग होता है, क्या होता है, झींग, जिसको हम बोलते हैं प्रॉन्स, ठीक है, तो प्रॉन्स के अंदर हरित ग्रंथि या एंटीनरी ग्रंथि होती है, ठीक है, एंटीनरी ग्रंथि। हरित ग्रंथि या एंटीनरी ग्रंथि। जो झींग होता है ना, उसके एंटीने पर, झींग यानी जो हम कई बार रात में जो जीव आवाज करता है ना, जिंगर, ठीक है, उसको जिंग बोलते हैं, उसके एंटीना होता है, तो उस पर एंटीने पर क्या होती है, हरित ग्रंथि या एंटीनरी ग्रंथि होती है, उसके एंटीने पर, उसी के माध्यम से वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है। एंटीने पर उपस्थित होने के कारण इसको एंटीनरी ग्रंथि बोला जाता है। इसमें कोक्सल ग्रंथि होती है, इसमें मालपीकी कोशिकाएं होती हैं। जो कॉकरोच होता है उसमें मालपीकी कोशिकाओं के माध्यम से वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है। मकड़ी किसके माध्यम से उत्सर्जन करती है, कोक्सल ग्रंथि या हरित ग्रंथि के माध्यम से उत्सर्जन करती है। इसमें भी हरित ग्रंथि प्रॉन्स होता है, प्रॉन होता है, जिसको झींग बोलते हैं, जिसमें हरित ग्रंथि या एंटीनरी ग्रंथि के माध्यम से क्या, एंटीनरी ग्रंथि के माध्यम से क्या करता है, वो अपना उत्सर्जन करता है। ये सारे जो जीव हैं जिनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से लिखी हुई है, वहां से भी आप इन चीजों को एक बार वापस से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैंने सारी चीज कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, एक भी चीज मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की है, ताकि आप लोगों का जब भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। और आप जब जब क्वेश्चन करें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, चाहे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट से करें या किसी से भी यदि कुछ क्वेश्चन करें, तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हमें हर एक चीज क्या है पता है, हमें हर एक क्वेश्चन का क्या आंसर पता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि संघ पोरिफेरा, संघ सिलेंट्रेटा, संघ एसके, संघ टिनोफोर, इसके अंदर सरल विसरण विधि द्वारा उत्सर्जन होता है। संघ प्लेंट हेलमिंथीस है, जिसमें प्लेनेरिया मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर ज्वाला कोशिकाओं के माध्यम से उत्सर्जन होता है। संघ एसके हेलमिंथीस है, जिसमें रेनेट कोशिकाओं के माध्यम से उत्सर्जन होता है। कोकरोच में मालपीकी कोशिकाओं के माध्यम से उत्सर्जन होता है। हरित ग्रंथ सॉरी मकड़ी के अंदर हरित ग्रंथि उपस्थित होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से उत्सर्जन होता है। और कोक्सल ग्रंथि भी बोल सकते हैं जिसे, और झींग होता है, प्रॉन्स होता है, उसके अंदर हरित ग्रंथि या एंटीनरी ग्रंथि के माध्यम से क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और एनिलिडा के अंदर हमने पढ़ा था कि वक्रक नेफ्रिडिया के माध्यम से, जिसका एग्जाम्पल है केंचुआ, जिसके अंदर नेफ्रिडिया यानी वक्रक के माध्यम से क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4-5 चीजें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंगल क्वेश्चन भी अब आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर हम कहते हैं कि लास्ट ईयर पेपर से ये चीजें उठा के पूछ ली गई थी, इसलिए इन चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अब आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्लास आज आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रही होगी आपके लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, काफ़ी सारी चीज़ें नई आपको जानने को मिली होगी। और आशा करता हूं कि सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है वो बिल्कुल आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ भी पाए होंगे। साथ ही ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मानव उत्सर्जी अंग, ठीक है, किडनी के बारे में अध्ययन करेंगे, किडनी की एनाटॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे, किडनी कहाँ पर स्थित होती है, किडनी किस प्रकार से वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासों में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, और अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे तरीके से और भी एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।